आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बीआरएस के पूर्व विधायक बालका सुमन को आज हैदराबाद में हिरासत में ले लिया गया। उन्हें उग्र प्रदर्शनों और सरकारी संपत्ति पर हमला करने के आह्वान के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। सुमन को तेलंगाना भवन में हिरासत में लिया गया। ये कार्रवाई खैरताबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोन्था रोहित मुदिराज की शिकायत के बाद की गई है, जिन्होंने पुलिस को एक वीडियो सौंपा था जिसमें कथित तौर पर सुमन को 26 मई को तेलंगाना भवन में भाषण देते हुए दिखाया गया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ सैन्य शैली में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। पुलिस के मुताबिक सुमन ने ऐसी टिप्पणियां की जिनसे हिंसा भड़की और राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने के इरादे से बैठक में मौजूद बीआरएस नेताओं को उकसाया गया। उन्होंने बीआरएस नेताओं से आग्रह किया कि यदि आवश्यक हो तो वे सड़कों पर उतरकर संघर्ष करें और सिंगरेनी के ऑफिस तथा संपत्तियों में तोड़फोड़ करें। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मतदाताओं से आगामी एसआईआर के दौरान मतदाता लिस्ट के पुनरीक्षण को जीवन मरण का मुद्दा बनाने की अपील की और उससे सत्यापन प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करने का कहा। पार्टी मुख्यालय में एमआईएम अध्यक्ष ने कहा कि तेलंगाना में एसआईआर की प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी, जिसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के आवास पर उन्हें एन्यूमरेटर फॉर्म सौंपेंगे और सीधे मतदाताओं को ये फॉर्म देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों का इजलास है, ये आम इजलास नहीं है, मेरी आप तमाम से ये दरख्वास्त है कि 25 जून से आप जानते हैं कि एसआईआर शुरू होने वाला है और एसआईआर जब शुरू होगा 25 जून से तो मुख्तलिफ वोटर्स के घर पर एन्यूमरेटर फॉर्म के साथ बूथ लेवल ऑफिसर आएगा और वो फॉर्म उस घर पर, उस वोटर के घर पर या वोटर को देकर जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, इलेक्शन कमीशन ने जो सहूलत दी है, हमने मजलिस के अरकान को, ज़िम्मेदारों को बीएलए बनाया है, बूथ लेवल एजेंट्स बनाया है। तो मैं उन तमाम वोटर्स से अपील कर रहा हूं कि जब 25 जून से एसआईआर शुरू होगा तेलंगाना में, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीके से लीजिए। ये बड़ा हिसास मसला है और मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, ना आपको डराने के लिए कह रहा हूं कि यकीनन ये हमारी ज़िंदगी और मौत का एक मसला है। ख्वाजा मोइज़ुद्दीन की हत्या के मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में वरिष्ठ नेता महबूब आलम और उनके बेटे मुजाहिद आलम खान को पार्टी से निलंबित कर दिया। अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष मल्लू रबी ने पिता पुत्र पर लगे आरोपों के बाद निलंबन की घोषणा की। हैदराबाद पुलिस ने हिट एंड रन मामले का खुलासा किया, जिसमें वरिष्ठ वकील और वक्फ बोर्ड पैनल के वकील ख्वाजा मोइज़ुद्दीन को निशाना बनाकर की गई सुनियोजित हत्या का मामला सामने आया है। तेलंगाना कांग्रेस के नेता मुजाहिद आलम खान और उनके पिता महबूब आलम खान को इस हत्या के कथित मुख्य साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया गया, जिसके चलते तेलंगाना कांग्रेस अनुशासन समिति ने दोनों को पार्टी से तत्काल निलंबित कर दिया। हैदराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक ये घटना 23 मई को हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में हुई। उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर नामपल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हमने इस अपराध में शामिल 7 लोगों मुजाहिद आलम खान, महबूब आलम खान, किशन और 4 अन्य को गिरफ्तार किया है। उन्होंने आगे कहा कि मलकपेट और लकड़ी का पुल की वक्फ संपत्तियों के प्रशासन, नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन को लेकर ख्वाजा मोइज़ुद्दीन, महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान के बीच एक दशक से संघर्ष चल रहा था। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जी किशन रेड्डी ने किसानों की जान से खेलने के लिए कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने दुख जताया कि तेलंगाना में अनाज खरीदने का प्रोसेस बहुत खराब तरीके से चल रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि राज्य में किसान इस समय बिचौलिए अधिकारियों और सरकार के बीच पिस रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में हलचल भाजपा द्वारा अनाज खरीदने को लेकर निकाली गई बस यात्रा की वजह से हुई है। पूरा किसान खेती करने के बाद जो पैडी जो मार्केट के लाने के बाद, मार्केट के आने के बाद 1 महीने के बाद स्टेट गवर्नमेंट तेलंगाना, जब बीआरएस भी आज कांग्रेस भी सोचते हैं, जब तक बरसात गिरते हैं
पानी में पूरे किसानों का प्रक्रिया करने वाले जो पाड़ी रहते हैं वो पानी में चले जाते हैं। बहुत किसानों को पाड़ी प्रोक्योरमेंट में तेलंगाना में अन्याय हो रहा है। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना से लगभग हर साल कोटा देकर वो कोटा के ऊपर पूरा से पूरा हम खरीदने को तैयार होने के बाद भी तेलंगाना सरकार का इनएफिशिएंट के कारण, पहले बीआरएस आज कांग्रेस पार्टी इनएफिशिएंट के कारण तेलंगाना में पाड़ी प्रोक्योरमेंट में किसानों को बहुत। सूर्यापेट के विधायक और पूर्व मंत्री जी जगदीश रेड्डी ने कांग्रेस सरकार पर बीआरएस शासन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जिसने छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को रोक दिया, तेलंगाना में मुफ्त बिजली और मुफ्त पेयजल योजनाओं को भी खत्म करने की साजिश रच रही है। तेलंगाना भवन में नरकेरल के छात्र नेता और अन्य लोगों को बीआरएस में शामिल करने के बाद जगदीश रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित नई डिस्कॉम का उद्देश्य के चंद्रशेखर राव सरकार के दौरान किसानों को दी जा रही 24 घंटे की मुफ्त बिजली आपूर्ति को कमजोर करना है। उन्होंने दावा किया कि सरकार कृषि पंप सेटों पर स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बना रही है और उन लाभार्थियों पर शुल्क लगाएगी जिन्हें अभी मुफ्त बिजली मिल रही है। बीआरएस नेता ने प्रस्तावित संस्था की व्यवहार्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पर 36,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज होगा, जबकि ये अपर्याप्त कर्मचारियों के साथ काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कदम बिजली क्षेत्र के निजीकरण और राजस्व उत्पादक कार्यों को निजी कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। देश में पिछले काफी समय से सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद होता आ रहा है। हाल ही में बकरीद के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इस बीच एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। उनका कहना है कि अगर सार्वजनिक सड़कों पर नमाज अदा करना नामंजूर है तो ये नियम दूसरे धर्म से जुड़े आयोजकों के लिए होना चाहिए। एमआईएम अध्यक्ष ने कहा कि सड़कों पर नमाज के लिए तो नियम कानून बनाए गए हैं, वे सभी धर्मों के आयोजनों और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी एक समुदाय के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग मानदंड नहीं होने चाहिए, सभी के लिए एक मानदंड अपनाया जाना चाहिए। मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि देश में मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ना गलत है तो सड़कों पर हर धर्म के त्योहारों के आयोजन भी गलत है। ये बात सभी धर्मों पर लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों और धार्मिक गतिविधियों पर भी समान नियम लागू होने चाहिए, सभी धर्मों के लिए नियम कानून होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि अगर सड़क पर नमाज को गलत माना जाता है तो फिर सड़कों पर आयोजित होने वाले सभी धार्मिक जुलूस, त्योहार और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भी वही नियम लागू किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। इस याचिका में राज्यपाल के कोटे के तहत तेलंगाना विधान परिषद में प्रोफेसर कोदंडराम और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के नामांकन से जुड़ी फाइलें और सरकारी आदेश जमा करने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने बीआरएस नेता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कोर्ट के सामने उस नोट फाइलों और आदेशों को पेश करने के लिए तत्काल निर्देश देने की मांग की थी जिनके आधार पर नामांकन हुए थे। बेंच ने सत्यनारायण द्वारा दायर अंतरिम याचिका पर सुनवाई 22 जुलाई तक के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि तेलंगाना कैबिनेट ने हाल ही में विधान परिषद में नामांकन के लिए राज्यपाल को एक पुराने और एक नए नाम की सिफारिश की थी और राज्यपाल ने उन सिफारिशों को मंजूरी दे दी। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि वो अधिकारियों को निर्देश दे कि वे उन कारणों और परिस्थितियों के रिकॉर्ड पर नजर रखें जिनके चलते राज्यपाल को नई सिफारिशें भेजी गई हैं। बेंच ने कहा कि सत्यनारायण द्वारा दायर अंतरिम अर्जी पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। नीट यूजी 2026 पेपर लीक पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी घटना के हो जाने के बाद ही उन पर नज़र रखना क्यों शुरू करते हैं। पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। 2024 में भी ऐसा हुआ था और तब भी प्रधानमंत्री ने इस पर नज़र नहीं रखी। फिर 2026 में दोबारा लीक हो गया। तो अब जब भी कोई पेपर लीक होगा तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? क्या वे इसकी जिम्मेदारी लेंगे? अब पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, 25 में 24 में हुआ,
तब भी प्रधानमंत्री ने निगरानी नहीं रखी, फिर वापस हो गया 26 में, कहते साहब अब निगरानी रख रहे हैं। तो अब जब भी कोई पेपर लीक होगा तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की तो कोई जिम्मेदारी अब बन नहीं रही। अब अगली बार पेपर लीक होगा, क्योंकि आप पेपर्स अब सुना है कि एयरफोर्स को यूज करने वाले हैं, तो क्या रक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगे? एक मजाक बना रखा है। आज की जवाबदेही किसकी है? जो बीता हुआ कल है उसकी जवाबदेही तो नेहरू जी की है। आज की किसकी है बताइए? कल का पूछो मत, 2047 में पूछो। अरे आपको 5 साल के लिए जिताया है इलेक्शन, 2047 में जवाब लेने के लिए नहीं जितवाया। आज जिन लोगों का, जिन बच्चों का भविष्य तबाह हो गया, उनको जवाब कौन देगा? धर्मेंद्र प्रधान देंगे, प्रधानमंत्री देंगे या राजनाथ सिंह देंगे? कर्नाटका के मुख्यमंत्री पद से सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। डीके शिव कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। जानकारी के मुताबिक डीके शिव कुमार ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के अनुभव और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए कई वरिष्ठ नेताओं और कुछ नए चेहरों को जगह दी जा रही है। संभावित मंत्रियों की सूची भी सामने आई है, जिसमें कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं। कर्नाटका में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसको लेकर सबकी निगाहें डीके शिव कुमार पर टिकी हुई हैं। सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। नवनिर्वाचित सीएलपी नेता की मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनने की उम्मीद है। वर्तमान विधायक दल के नेता के तौर पर सिद्धारमैया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधायकों, एमएलसी, लोकसभा सदस्यों और राज्यसभा सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। सीएलपी मीटिंग चल रहा है 4 बजे कांग्रेस सीएलपी मीटिंग बुलाया है। इस मीटिंग में सिद्धरामैया जी, डीके शिव कुमार जी, सुरजेवाला जी, सब लोग मौजूद रहेंगे। ऑल एमएलए मौजूद रहेंगे। आज हमारा नेता का सिलेक्शन होगा। जी 100% बनेंगे। 40 ईयर से उन्होंने कांग्रेस में बहुत अच्छा काम किया है। 7 बार एमएलए बने हैं। बहुत लोगों को उन्होंने साथ दिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। आज 100% हमारे सीएम डीके शिव कुमार साहब बनेंगे। ठीक है, थैंक यू। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।